हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अब तक हमने जितना भी हमारा बायोमोलिक्यूल्स में पीछे का पोर्शन देखा है, लिपिड्स में, अमाइनो एसिड्स में, पॉलीसेकेराइड्स में, जितने भी हमने फंक्शन देखे हैं, अब उसके साथ ही रिलेटेड करके हम आगे क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को हम दूसरी वे में क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए और आरएनए के अंदर, ये दोनों की दोनों टर्म किसके अंदर आती है? न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लिक एसिड वो मिलते हैं हमें लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर। जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट one would find the acid insoluble fraction of living tissue is the nucleic acid. These are polynucleotide. हमने क्या देखना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली टर्म से आप क्या समझेंगे? पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब एक या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, किसके साथ मिलके? पॉलीसैकेराइड के साथ और पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलके कंप्राइजेस द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। किसी भी टिश्यू और सेल के अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल, कैसे मैक्रोमोलिक्यूल? ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शंस। फॉर न्यूक्लिक एसिड, क्या है न्यूक्लिक एसिड? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि जैसे हमने प्रोटीन को देखा था कि प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड क्या करते थे? बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते थे। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड जो वो क्या करेंगे? वो भी एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। ए न्यूक्लियोटाइड हैज द केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। मतलब न्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे? केमिकली डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से। वन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक दो वर्ड आए थे हमारे पास। हेट्रोसाइक्लिक के बारे में हम क्या जानते हैं? कि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड को हम ऐड करते हैं। द सेकेंड इज द मोनोसैकेराइड्स। एक हमारे पास हुआ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड क्या होती थी हमारे पास? मान लो ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है और गलैक्टोज भी हो सकती है। गलैक्टोज भी हो सकती है। एंड द थर्ड ए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड्स को मिलाने के बाद न्यूक्लियोटाइड बनता है। नहीं तो क्या रहेगा? वो शुगर के साथ यदि बेस का अटैचमेंट रहेगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। यदि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है उसके साथ में, तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ने के बाद क्या बनेगा? वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। यहां तक बात समझ आई? अब आगे करते हैं बात इसके बारे में। As you notice, the heterocyclic compound is nucleo या फिर न्यूक्लिक एसिड्स और द नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस नेम्ड एडेनिन। कौन कौन से बेस होंगे हमारे पास? एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, यूरेसिल होगा और साइटोसिन होगा और थायमिन। थायमिन और यूरेसिल कैसे बदलते हैं? थायमिन आता है हमारा डीएनए के अंदर, थायमिन आएगा हमारा डीएनए के अंदर। और यूरेसिल कहां पे आएगा हमारा? यूरेसिल आएगा आरएनए के अंदर। और एक बात और, इस बेसिस को हम दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमारे? प्यूरिन। कौन कौन से होंगे? प्यूरिन और पिरामिडिन।
प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में हमारे पास कौन कौन से होंगे बेसिस? प्यूरिन में होंगे हमारे पास एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पिरामिडिन में कौन कौन से होंगे हमारे पास? पिरामिडिन में हमारे पास भी दो होंगे, और वो कौन से होंगे? साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये डीएनए के अंदर है थाइमिन। यदि बात आरएनए की होगी तो आरएनए के अंदर हमारे पास होगा यूरेसिल। आरएनए के अंदर थाइमिन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। और उसके बाद है फिर adenine and guanine are substituted purine while the rest substituted pyrimidine. These skeletal heterocyclic ring is called the purine and pyrimidine respectively. Heterocyclic ring कौन सी होती है? प्यूरिन और पिरामिडिन की होती है। The sugar found in the polynucleotide is either ribose or another is the deoxyribose. राइबोज को मोनोसैक्राइड मानते हैं हम, मोनोसैक्राइड पेंटोज, मोनोसैक्राइड पेंटोज। और यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या होगा? हम इसकी एक स्ट्रक्चर बनाएं तो 5 होगी इसके अंदर कार्बन, तो स्ट्रक्चर में 5 कार्बन, 1 2 3 4 और यहां पे होगा 5। और ये किससे जुड़ा होगा? ये ऑक्सीजन से बाउंड होगा आगे जाने के बाद। इसका जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे राइबोज सुगर। यदि इसके सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है, और ये कौन सी सुगर है? ये सुगर है राइबोज, राइबोज सुगर, राइबोज सुगर। और ये किसके अंदर आती है? किसके अंदर यूटिलाइज करते हैं राइबोज सुगर को? आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर राइबोज सुगर का यूज करते हैं, जिसके अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होगा। लेकिन यदि बात करें डीएनए की, तो डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। मतलब डीऑक्सी हो गया तो यहां से ये ऑक्सीजन हट जाएगी, ये ऑक्सीजन हट जाएगी यहां से, और ये ऑक्सीजन रिप्लेस होने के बाद ये बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज सुगर्स। और इसी के साथ क्या जुड़ेगा? इसी के साथ यहां पे जुड़ेगा बेस। और बेस कौन सा हमारा? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस किस प्रकार का? एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है, और आरएनए के अंदर यूरेसिल भी हो सकता है। और इसके साथ फिर हमारा जो फिफ्थ है, यहां पे जुड़ता चलेगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा? फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। और ये एक हमारा जो कंप्लीट होगा, ये होगा एक न्यूक्लियोटाइड का बेस यहां पे जुड़ा, सुगर जुड़ गया और फॉस्फेट जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे हम इसको? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। हम इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। यदि इसकी फॉस्फेट को हटा दें हम, यदि फॉस्फेट को हटा दें तो ये क्या बच जाएगा? फिर सुगर का और बेस का जो कंबाइन है उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब आगे देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कहां पे मिलेगा? डीएनए के अंदर मिलेगा। एंड कंटेन राइबोज इज कॉल्ड द राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वो कहां पे देखने को मिलेगा? हमें आरएनए के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक हमारा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में था। न्यूक्लिक एसिड्स में हमने देख लिया नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, फॉस्फेट के बारे में, सुगर के बारे में। सुगर में भी देख लिया कि सुगर किस टाइप से होगी? 2 टाइप की होगी, राइबोज होगी और डीऑक्सीराइबोज होगी। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और यदि फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोटीन की बेसिकली 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में
0 डिग्री का एंगल बनेगा अमाइनो एसिड के अंदर। जितने भी अमाइनो एसिड जुड़े हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जितने भी अमाइनो एसिड जुड़े हैं वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में होंगे, लीनियर सीक्वेंस में। वो हमारी प्राइमरी प्रोटीन होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर एंगल बनना स्टार्ट होता है, हेलिकल फॉर्म आएगी। उसके बाद फिर से स्ट्रक्चर बनेगी, टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगी, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी, और फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी होती है। प्रोटीन के अंदर लिनियर होगा। और एक बात और, जब प्रोटीन को हम डीनेचर करेंगे, प्रोटीन को हम डीनेचर करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा उसका, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर रहेगी? एक लिनियर स्ट्रक्चर रहेगी। और इसको डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही हमें प्रोटीन बनानी है। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनेगी हमारी, क्योंकि डीएनए के अंदर कोड होता है एमआरएनए बनाने का, और एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और राइबोसोम्स की भी हेल्प लेंगे तो ये भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे? 70S होंगे, और यूकैरियोट्स में कैसे होंगे? 80S होंगे, ठीक है। ये भी राइबोसोम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स में 80S के डिफरेंट होंगे। प्रोटीन बनाई, प्रोटीन यहां से मान लो कि एक सिंपल प्रोटीन बन गई, सिंपल प्रोटीन बनी है यहां से। ये अमाइनो एसिड जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। ये कौन सा होगा? इसका एन टर्मिनल होगा, और ये कौन सा होगा? इसका सी टर्मिनल होगा। जैसे ही सीक्वेंस आगे बढ़ेगी, सी टर्मिनल के साथ अमाइनो एसिड जुड़ते चलेंगे और आगे फंक्शन परफॉर्म करते चलेंगे। एक अमाइनो एसिड का अमोनिया ग्रुप और दूसरे का एसिड ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, और वहां से क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होने के बाद उनके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और वो पेप्टाइड बॉन्ड क्या करेगा? दोनों अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। ये बात है प्राइमरी में। प्राइमरी की स्ट्रक्चर लीनियर रहेगी। लीनियर में एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ बढ़ेगी आगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई ये बीटा प्लेटेड है, ना ही कोई अल्फा हेलिक्स है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, और सिंपल स्ट्रक्चर में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये लीनियर है। कहीं पे भी ये मुड़ी नहीं है, कहीं पे भी ये बेंड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर। अब एक बार हम एनसीईआरटी पे नजर डाल लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? प्रोटीन एज मेंशन्स अर्लियर द हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हेटेरोपॉलीमर की बात आ गई, तो हेटेरोपॉलीमर कैसा होता है? हेटेरोपॉलीमर डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, तब जाके वो प्रोटीन प्रिपेयर होगी। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अलग अलग कंटेक्स्ट हो गए। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl, MgCl2, और भी कोई सारे हो सकते हैं। Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecule while the representing the structure of molecule. टू डायमेंशनल में ही हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। बेंजीन की स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगी, ये कॉमन सी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे इसके
अलग अलग, ये होगा। और बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर थी। फिजिसिस्ट conjure up the three-dimensional view of molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 level। 3D स्ट्रक्चर में लाने के लिए यदि 2D लिखेंगे तो 2D हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली या फिर हम सिर्फ लिख के दिखा सकते हैं, वो 2D स्ट्रक्चर होगी, 2D डायमेंशन में होगी। 3D में कैसे होगी, 3D में हमें सीक्वेंस को पूरी डिटेल में देख सकते हैं, पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और इसके अंदर 4 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है, विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड्स एंड सेकंड एंड सो ऑन। आगे एक दूसरे के साथ जुड़ते चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चलेगी आगे की आगे, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी और सिंपल सी स्ट्रक्चर रहेगी। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन। हमने क्या किया, एक लाइन के थ्रू मान लिया एक प्रोटीन को। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड्स। मान लो ये फर्स्ट है तो यहाँ पे एन ग्रुप है, और ये लास्ट है तो यहाँ पे सी ग्रुप है। ये लेफ्ट की साइड अमोनिया ले लिया और राइट की साइड हमने क्या ले लिया, एसिड्स को ले लिया। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी के लिए डायग्राम भी बनाई गई है। ये स्ट्रक्चर है, ये अल्फा कार्बन लिया गया है इसके अंदर, अल्फा कार्बन, और ये इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है और ये कार्बन का बेस आगे। ये एसिड्स इसके साथ जुड़ेगा तो एक एसिड्स या एक अमाइनो दूसरे के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड था, दूसरे के साथ जुड़ा, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें। तो ये क्या एक लीनियर स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद और इसका एंगल कैसा रहेगा, एंगल रहेगा इसका 0 डिग्री का। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, यहाँ पे सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर दी गई है, तो उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ हेलिकल पोर्शन आएगा। हेलिकल का मतलब है कि इसके एक अमाइनो एसिड मान लो 1 के साथ 6 या 4th ने बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में। कैसी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगी, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगी, और इसका जो अमाइनो एसिड है तो इस अमाइनो एसिड के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलिक्स को दर्शाएगी, अल्फा हेलिक्स को दर्शाएगी। और अल्फा हेलिक्स क्या है, एक स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर ही क्या हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीथ। बीटा प्लेटेड शीथ कैसी होंगी, ये तो एक ही जो हमारी लिनियर थी उसी को हेलिकल बनाया गया है, एक ही स्ट्रक्चर को। लेकिन बीटा प्लेटेड शीथ में क्या होगा, दो अलग अलग जो हमारे अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, दो लिनियर को आपस में जोड़ दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दो अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ दिया गया हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से, और इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा प्लेटेड शीथ। मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेंगी दोनों की दोनों, जो भी दोनों की दोनों हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर होंगी वो डिफरेंट होंगी। लेकिन अल्फा हेलिक्स के अंदर कैसी होंगी, अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारे पास क्या होंगी, सिंगल स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर इसी का एक मॉडिफिकेशन रूप है, इसको हम 2D बोलते हैं, 2D डायमेंशन बोलते हैं।
2D डायमेंशन, जबकि टर्सरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, 3D डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसको 3D क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती चल रही है, और भी कॉम्प्लेक्स होंगी और इसके अंदर एक दो बॉन्ड एक्स्ट्रा ही बनेंगे। कौन कौन से एक्स्ट्रा बॉन्ड बन सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ सल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा, जो सल्फर के आपस में बॉन्ड बनाएगा। मान लो बॉन्डिंग में कौन कौन से होंगे हमारे टर्सरी के पास, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दूसरा कौन सा होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, और तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। फोर्थ में क्या होगा, वैंडरवाल बॉन्ड हो सकता है, वैंडरवाल बॉन्डिंग हो सकती है, यही बॉन्डिंग हो सकती है। ये किसके अंदर हो सकती हैं, ये टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती हैं सारी की सारी, और टर्सरी स्ट्रक्चर 3D डायमेंशनल होगी। और इसके अंदर जैसे कि एक अल्फा हेलिक्स को एक बीटा प्लेटेड शीट के साथ कंबाइन करवा दिया, क्योंकि बीटा प्लेटेड आपस में दो अलग अलग प्रोटीन की स्ट्रक्चर से जुड़ के बनेंगी, और एक अल्फा हेलिक्स भी अपने आप में बॉन्डिंग बनाती है, और फिर ये इसके साथ कंबाइन करके कॉइलिंग में आ जाएगी और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एक अल्फा हेलिक्स की चेन होगी और एक बीटा प्लेटेड की होगी, आपस में कॉइलिंग करेंगी तो हेलिकल स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनेंगी, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएंगी। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होंगी इसके अंदर, और बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वैंडरवाल बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्वाटरनरी को देख लेते हैं। क्वाटरनरी सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी। इनको तोड़ने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ेगा जितना हमें क्वाटरनरी को तोड़ने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके अंदर 4 यूनिट होती हैं, 4 प्रोटीन होती है आपस में जुड़ी हुई। अब मान लो कि अल्फा हेलिक्स, 2 अल्फा हेलिक्स 2 बीटा हेलिक्स से बॉन्ड कर ले, अल्फा और बीटा के साथ बॉन्ड कर ले, तो ये कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। मान लो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगी सारी की सारी, तो 2 अल्फा 2 बीटा के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसका एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा और बीटा, उसमें 2-2 यूनिट होंगी, 2 अल्फा की होंगी और 2 बीटा की यूनिट होंगी, अल्फा और बीटा की 2-2 यूनिट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी से अब रीड करते चलेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑल्सो कॉल्ड द एन टर्मिनल, द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स। A protein thread does not exist throughout as the extended rigid rod. The thread is the folded in the form of helix. Helix की फॉर्म में फोल्ड करेगी चीजें। Similar to a revolving staircase, of course, only some portion of protein thread are arranged in the form of a helix. Helix की फॉर्म में चली जाएंगी। Only right-handed helix are observed that region of the protein thread are folded into the form, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उससे भी ज्यादा लंबी चेन बना दी और फोल्डेड कर दी, itself like a hollow woolen ball is giving rise, कैसी होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर होगी और 3 डायमेंशनल व्यू होगा उसका। कैसा व्यू होगा, 3 डायमेंशनल व्यू होगा। Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activity of protein. बहुत सारी biological activity किसके थ्रू होगी,
टर्सरी स्ट्रक्चर के थ्रू होगी। सम प्रोटीन आर एन असेंबल ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट जुड़ी होंगी। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड ऑफ सब यूनिट आर अरेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, linear string of spheres arrange one upon each other in the form of the cube, या फिर प्लेट की फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अडल्ट ह्यूमन है जो, अडल्ट ह्यूमन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा की 4 सब यूनिट जुड़ी होंगी इस प्रोटीन के अंदर, ठीक है। एंड 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। और ये किसके अंदर जुड़ी होगी, ये जुड़ी होगी हमारी प्रोटीन्स के अंदर। उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, और वो कौन सी होती है, वो होती है सिंपल प्रोटीन। कौन सी होती है, जो सिंपल प्रोटीन होंगी। यहाँ पे देखो सेकेंडरी की और टर्सरी की स्ट्रक्चर बनाई गई है। ये क्या चीज है, सेकेंडरी बनाया गया है। ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाई गई है। सिंपल प्रोटीन को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल बनाया गया। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। और टर्सरी जो बनाया गया है वो हेलिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एन और सी टर्मिनल सभी में होगा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल सभी में होगा, क्योंकि वहीं से जुड़ेंगी चीजें और वहीं से जुड़ेंगी तो फिर क्या होगा, उसके अंदर फंक्शनिंग तो अमाइनो एसिड को जोड़ने के बाद ही बनेगी। फंक्शनिंग अमाइनो एसिड को जोड़ने के बाद ही बनेगी सारी की सारी, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं उसको कि फाइब्रस और ग्लोब्यूलर क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन होते हैं हमारे फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। सिंपल प्रोटीन जो हमारे सिंपल प्रोटीन है वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे फाइब्रस प्रोटीन। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, और नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, इनके अंदर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसी बनेंगी। इसके अंदर जो हमारे पास कोलाजन है, अमाइंस हैं, एनिमल के टिश्यूज हैं, जो कोलाजन की प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन, वो किसके अंदर आएंगी, वो किसके अंदर आएंगी, वो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आएंगी। जो कोलाजन की प्रोटीन है वो किसके अंदर आएंगी, फाइब्रस के अंदर आएंगी। इलास्टिन सी टिश्यू, एनिमल सी टिश्यू, इलास्टिन सी टिश्यू, एनिमल सी टिश्यू, ये किसके अंदर आएंगी, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आएंगी। और फाइब्रस प्रोटीन कैसी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उसी को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जैसे केराटिन है, केराटिन भी ये क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन भी कैसी है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। यदि बात करें हम ग्लोब्यूलर की, ग्लोब्यूलर में ग्लोब्यूल टाइप में प्रोटीन की स्ट्रक्चर रहेगी। ग्लोब्यूलर के अंदर ग्लोब्यूल टाइप में एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनी रहेगी। और वो स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी फिर हमें, वो दिखेगी जैसे कि रूबिस्को हो गया हमारा, हिस्टोन हो गया, रूबिस्को हो गया। रूबिस्को वैसे यूज कहाँ पे करते हैं हम, हमने पीछे भी देखा है। रूबिस्को को C3 साइकिल के अंदर, C3 साइकिल के अंदर यूज करते हैं। और C3 साइकिल किसके अंदर होती है, वो प्लांट के अंदर होती है। और इसका काम क्या होता है, CO2 को फिक्स करना होता है, CO2 को फिक्स करना होता है। और उसके बाद क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं हमें, हिस्टोन प्रोटीन हमें DNA के अंदर देखने को मिलते हैं। जब DNA कॉइलिंग करता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर पॉजिटिव नेचर होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा हिस्टोन के ऊपर, और DNA के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये उसको बैलेंस करता है, बैलेंस करेगा तभी जाके वहां पे न्यूट्रल चार्ज होगा।
क्या चार्ज होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा। तो रूबिस्को के अंदर और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, ग्लोब्यूल प्रोटीन होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे। और उसके बाद जैसे कि एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। ये क्या काम करेगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। ठीक है, हमने देख लिया सिंपल प्रोटीन क्या होती है, फाइब्रस होती है और ग्लोबुलर होती है। फाइब्रस में कौन कौन से, कोलाजन, इलास्टिन, एनिमल सी टिश्यू और केराटिन और इलास्टिन सी टिश्यू। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलर है, रूबिस्को होगा, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, एल्ब्यूमिन होंगे और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम अब सिंपल के बाद कंपाउंड की बात करते हैं, सिंपल के बाद कंपाउंड की बात करते हैं। तो कंपाउंड प्रोटीन तो काफी सारे होंगे, कंपाउंड प्रोटीन में काफी सारी स्ट्रक्चर्स होंगी। सिंपल्स प्रोटीन की स्ट्रक्चर कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ही कॉमन होगी। कंपाउंड प्रोटीन, और कंपाउंड प्रोटीन में भी प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस की प्रोटीन होंगी जहां पे न्यूक्लिक एसिड बनेगा, लिपिड की प्रोटीन होंगी जहां पे लिपिड बनेगा। यहां से बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन वन, सेकेंड इज लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फोस्फोप्रोटीन होगा, मेटालोप्रोटीन होगा, फोस्फोप्रोटीन होगा, यहाँ पे फोस्फोप्रोटीन होगा, मेटालो, फिफ्थ में क्या ले लेंगे हम, मेटालो प्रोटीन यहाँ पे ले लेंगे हम। उसके बाद क्रोमोप्रोटीन भी हो सकता है, क्रोमोप्रोटीन भी हो सकता है। ये ठीक है, 6। उसके बाद यदि लेना चाहो तो म्यूकोप्रोलैक्टिन या म्यूकोप्रोटीन भी हो सकता है, एक म्यूकोप्रोटीन भी हो सकता है कंपाउंड प्रोटीन के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के लिए, लिपोलिपिड के लिए, लाइपोलाइपेज के लिए, फोस्फोरस के लिए, मेटल के लिए, क्रोमोजोम के लिए म्यूको अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, जैसे क्रोमो की बात करें तो क्रोमो में क्या होता है, पोरफायरिन रिंग होगी, हार्मोन हीम ग्रुप होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कितनी यूनिट चाहिएगी हमें, 4 यूनिट चाहिएगी। ठीक है, और ये इसकी कॉमन सी वे है, कॉमन बात होगी इसके अंदर। ठीक है, और यदि बात करें हम क्वाटनरी की, तो क्वाटनरी में एक तो होता है हमारे पास क्या होगा, होमो होगा और हिट्रो होगा। होमो में सिमिलर स्ट्रक्चर जिसकी होगी वो क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगी। सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी होती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज। और दूसरा हमारे पास जिसकी डिफरेंट या डिसिमिलर स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। अब जिसकी चारों यूनिट सब यूनिट है जो सेम होगी, चारों की चारों सब यूनिट कॉमन होंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर मान सकते हैं। लेकिन जिसकी डिसिमिलर है वो हमने क्या लिया है, वो हमने लिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होंगी, 4 सब यूनिट होंगी। वहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन होता कहाँ पे है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होते हैं। आरबीसी के अंदर होते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन का पार्ट था। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे होते हैं लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर, मतलब मोनोमर जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड बोलो या प्रोटीन बोलो, बात एक ही है। अमाइनो एसिड से लिंक होंगे, किस बॉन्ड के थ्रू होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे। ये बातें हमने 10 से 15 बार बता ली है कि पेप्टाइड बॉन्ड होगा, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, द फॉर्म विच आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरा क्या होगा, अमाइनो ग्रुप। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और जो मोनोसैकेराइड्स होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे, पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। और दिस बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। किसके द्वारा होगा ये, डिहाइड्रेशन के थ्रू बनेगा। दिस बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स, मतलब एक आगे वाले के एडजेसेंट के साथ जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट म्यूटी लिंक 3 कार्बन ऑफ 1 सुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ 5th कार्बन पे सुगर अटैच होगी एंड द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉस्फेट के बीच में और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब शुगर के पास क्या होता है, यहाँ 3rd कार्बन है और यहाँ पे 5th कार्बन है, और इसमें क्या बताया गया है कि 5th कार्बन ऑफ शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड एंड द बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द शुगर इज एस्टर बॉन्ड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कौन सा होगा, एक OH ग्रुप होगा और यहाँ पे आगे जाके वो फॉस्फेट से जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा। एज देयर इज वन एस्टर बॉन्ड इज आइदर साइड इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और वो क्या हो सकता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब 2 फॉस्फेट के अंदर बॉन्ड होगा तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड की वाइड वैरायटी है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को परफॉर्म करती हैं। इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा है, डीएनए इज द फेमस। वॉटसन एंड क्रिक ने यह मॉडल दिया था डीएनए के बारे में। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। कैसा होगा ये, डबल हेलिक्स होगा। कैसी स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, ऐसी होती है डबल हेलिक्स। तो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसकी होगी। 2 strands of the polynucleotide are anti-parallel। एंटी-पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब 2 हेलिक्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये क्या होंगे, मान लो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को लिख दिया हमने ATGC, तो A का जो कंपोनेंट होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा T, और T का क्या होगा A, और G के साथ C जुड़ेगा और C के साथ G जुड़ेगा। और एक बात यहाँ देख लेते हैं, A T के साथ बॉन्डिंग कैसी करेगा, डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग करेगा। कैसी बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड। और T A के साथ भी डबल बॉन्ड करेगा, जबकि G C ये ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी। ठीक है ना, ये चीजें ऐसी होंगी। और यदि इसमें कोई आपसे ये क्वेश्चन कर दे
न्यूक्लियोटाइड के बारे में वो जब हम आगे डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर मान लो कोई टी की वैल्यू पूछ ले, आपको दे दे कि 100 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनमें से सी 10% है, तो बताइए कि टी की कितने परसेंटेज वैल्यू होगी उस डीएनए के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। मान लो कि सी 10% है तो डीएनए में तो कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल चलेंगे, तो सी के साथ जी भी कितना होगा 10% होगा। और टोटल कितना दिया है 100 में से मान लो 20% तो हमारा निकल गया, बच गया क्या 80 में से टी ए के साथ बॉन्डिंग करेगा, मतलब 40% होगा ए और 40% होगा हमारे पास टी। तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। द बैकबोन ऑफ फॉर्म बाय द शुगर, डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिएंगी, शुगर चाहिएगी, फॉस्फेट ग्रुप, और उसके साथ साथ क्या नाइट्रोजनस बेस हमारे को चाहिएंगे। और ये क्या सब करेंगे, ये बैकबोन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं हम। ये डीएनए का एक डबल हेलिक्स दे दिया गया है और ये एक स्ट्रक्चर बना दी गई है, ये फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों के बीच में अटैच करवा दिया गया है। दो शुगर्स के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा दिया गया है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये है एक गुआनिन, और ये क्या है, एक बेस है, नाइट्रोजिनस बेस। और ये बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग किसके साथ शो कर रहा है, ये साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। वैसे ही हम ऊपर देखते हैं, क्या है ये है थाइमिन। क्या है ये, थाइमिन। और ये किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ये एडेनिन के साथ, एडेनिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, इसमें डबल बॉन्डिंग होगी। बाकी बैकबोन सेम चलेंगी, क्योंकि ये डीएनए डबल हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स ये है इसका और एक हेलिक्स ये है, और ये नाइट्रोजनस बेस क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, जिससे ये कॉइलिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, ये कॉइलिंग कर सकता है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एटी के साथ, यही सब बातें बताई गई है इसके अंदर। और एक ये बताया गया कि इसके अंदर कैसा स्टैंड होगा, टर्न 360 डिग्री पे स्टैंड क्या करेगा, टर्न कर जाएगा। एंड द फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्टैंड वुड इन्वॉल्व द 10 स्टेप्स। कैसे स्टेप्स होंगे इसके अंदर, 10 स्टेप्स होंगे जो फुली क्या करेंगे, टर्न करेंगे हेलिकल स्टैंड को। और क्या करेंगे, एक ड्राइंग लाइन डायग्राम बना देंगे। द पिच वुड बी द 34 एंगस्ट्रॉन की इसके अंदर एक पिच बनती है पूरी। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉन। हर एक बेस के अंदर क्या होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन का एक आगे जाके स्ट्रक्चर बनेगा। मान लो ये एक यहां से लेके यहां तक की एक कॉइलिंग है, तो ये क्या होगी, 34 एंगस्ट्रॉन की होगी। मान लो इसके अंदर 6 बेस पेयर हैं या 4 बेस पेयर हैं, तो एक बेस पेयर का 3.4 एंगस्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा इसके अंदर। ठीक है। बीटा डीएनए, और ये जो कॉमन जर्नल किसको मानते हैं हम इसके अंदर, बीटा डीएनए, बी डीएनए को, सॉरी बीटा नहीं, बी डीएनए। डीएनए के टाइप भी होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। इनके अंदर हेलिक्स का फर्क होता है कि कौन सा राइट हैंडेड हेलिक्स है, कौन सा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। यही चीजें देखते हैं हम इसके अंदर। उसके बाद आता है अपना मेटाबॉलिज्म का कुछ पार्ट्स। मेटाबॉलिज्म का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये क्या किसके ऊपर काम करता है, और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या करती है, एक केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल्स रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ देती है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के कहां तक लेके जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट तक लेके गई। तो ग्लाइकोलिसिस
10 स्टेप्स प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म उसी के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, बायोमोलिक्यूल हैव टर्नओवर, क्या करेंगे, टर्नओवर कर देंगे, ठीक है। और ये क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगी। क्या करेगी, टुगेदर ऑल द केमिकल रिएक्शंस और कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी किस में होंगी, मेटाबॉलिज्म के अंदर होंगी। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्या करेगी ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद a few examples such as metabolism, transformation or removal of CO2 from amino acid making and amino acid into an amine, CO2 को निकाल के अमाइनो एसिड से क्या करेगी, अमाइन बना देगी। एंड रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड बेस, अमाइनो ग्रुप किसमें, न्यूक्लियोटाइड बेस में। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ डाइसैकेराइड्स, इनके अंदर से चीजों को तोड़ तोड़ के निकालती रहेगी, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं दिया है, मेटाबॉलिज्म का पाथवे बताया गया है कि पाथवे कैसा, क्रिस क्रॉस ईच अदर एंड द ट्रैफिक जंक्शन फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे एंड द डेफिनेट डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। चीजें क्या करेंगी, कैटालाइज करेंगी। कैटालाइज रिएक्शन कहाँ पे होंगी, और कैटालाइज में एक और आपको बता दें कि कैटालाइज में फंक्शन कौन करेगा, कैटालाइज में फंक्शन कौन करेगा, कैटालाइज में फंक्शन करेगा हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा, कैटालाइज कर देगा चीजों को, ठीक है। दीज आर नो अनकैटालाइज मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। तो इवन CO2 डिजोल्व इन वाटर, CO2 क्या करेगी, वाटर के अंदर डिजोल्व करेगी। एंड फिजिकली प्रोसेस इज ए कैटालाइज रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। The catalyze which hasten the rate of given metabolic conversions are also protein. These protein with catalytic power is named as enzyme. कौन करेगा catalyze power, enzyme करेगा, ठीक है। Metabolic basis for living, living के लिए कैसे बेसिस है ये चीजें, इसमें दो ही टर्म चीजें याद रखो, दो चीजें हम याद रखेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करेंगे, हम बना लेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। मतलब सिंपल जो चीजें पड़ी हुई है, मान लो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसको जोड़ जोड़ के हम क्या बना लें, एक सैकराइड, पॉलीसैकराइड बना ले, क्या बना ले, पॉलीसैकराइड बना ले। और कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स जो चीज पड़ी है, मानो पॉलीसैकराइड हमारे पास पड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ के क्या बना ले, हम सिंपल जो ग्लूकोज होती है उसको बना ले, ठीक है। ये सिर्फ दो ही डेफिनेशन है इस टॉपिक के अंदर, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग के लिए बेसिस क्या है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दो ही चीजें हैं इसके अंदर। एनाबॉलिक में क्या होगा, एनर्जी को देना पड़ेगा क्योंकि वो चीजों को जोड़ेगी। एनाबॉलिक पाथवे इज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, क्या करेगा, वो एनर्जी को कंज्यूम करके असेंबल करेगा चीजों को। जबकि कैटाबॉलिक क्या करेगा, चीजों को डिग्रेड करेगा, और डिग्रेड करने के लिए उसको क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करवा देगा। एनर्जी को रिलीज करवाएगा तो क्या फायदा उसका, कि एनर्जी दे रहा हमें और साथ में क्या कर रहा है, उस चीज का कैटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ये एग्जांपल लिया गया है। मेटाबॉलिक पाथवे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच अकर इन द 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये प्रोसेस चली गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव learn to trap this energy liberated during degradation and store is the form of chemical bond, degrade करेगा चीजों को, and as when the needed for the bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work we perform, तभी तो हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल वर्क कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। The most important form of energy currency in living system is the bond energy is a chemical called ATP। ATP क्या चीज है, ATP वो चीज है जो एनर्जी की
करेंसी है जो हर जगह पे यूज होगी, हर कैटाबॉलिज्म के अंदर और हर मेटाबॉलिज्म के अंदर ये चीजें आएंगी। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी, द स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व्ड, हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, हाउ डज दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क। ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी, कैसे अपनी वो एनर्जी बनाएगा, एंड व्हाट स्ट्रेटजी दे आर इवॉल्व, और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा, एंड हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड व्हाट इज फॉर्म, एंड हाउ दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, और काम में कैसे लेके आएगा। ये चीजें हमें समझने के लिए दी गई है किस क्लासेस में, हायर क्लासेस में। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी कैसे बनाएगा, एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको। यदि वो हिट्रोट्रोफिक नेचर का है, हिट्रोट्रोफिक नेचर का है तो अपने फूड के द्वारा ग्लूकोज को लेगा, फूड के द्वारा क्या करेगा, ग्लूकोज को लेगा, और वो ग्लूकोज कहाँ पे जाएगी, वो ग्लूकोज हमारे कहाँ पे जाएगी, ब्लड में मिलेगी, और ब्लड से कहाँ पे जाएगी, वो टिश्यू की सेल्स के अंदर जाएगी, और टिश्यू की सेल्स के अंदर कौन बैठा है, वहां पे बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे क्या होगा, उनका डिग्रेडेशन होने के बाद एनर्जी बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया उस चीज को स्टोर कर लेगा, और एनर्जी को स्टोर करेगा जब हमें जरूरत होगी तो क्या करेगा, एनर्जी को वो छोड़ता रहेगा और एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, और ये एक बात है लिविंग स्टेट की। लिविंग स्टेट का मतलब है हम हर एक चीज को क्या करते हैं, बैलेंस में लेके चलते हैं। जैसे कि जिस चीज की जितनी हमें यूज होगा उतना ही हम क्या करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। मान लो हमें प्रोटीन की मान लो कि 10 ml ही जरूरत है, तो हम 11 या 12 या दूसरे के कंपैरिजन में कि मान लो प्रोटीन की इतनी है कि 10 है और लिपिड हमें 2% ही चाहिए तो 2 ml ही चाहिए, तो हम ऐसा तो नहीं कि उन दोनों को इक्विलिब्रियम कर देंगे, दोनों को इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, हम वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब हम वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर वो फंक्शनलेस चीजें हो जाएंगी, लिविंग स्टेट के किसी काम की चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद द लिविंग स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम, कैसी होगी वो, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की होगी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, क्या करेगी वो, नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम चीजें नहीं होनी चाहिए कि लिपिड की अमाउंट 10 है या 2 है और प्रोटीन की 10 है, तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, अनबैलेंस में ही रखेंगे उन चीजों को कि जितना जिसकी अमाउंट चाहिए हम उतनी ही उसकी यूज करेंगे। द केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म या बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट द कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द देम। फॉर एग्जांपल ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, जो ग्लूकोज की अमाउंट्स है वो क्या है, 4.2 mmol पर लीटर होगी और 6.1 mmol पर लीटर होगी, एंड द हार्मोन क्या होगी, हार्मोन द नैनोग्राम, हार्मोन कैसा होगा, नैनोग्राम में होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट द ऑल लिविंग एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच बायोमोलिक्यूल, स्टेडी स्टेट के अंदर सारी की सारी चीजें चलेंगी। दीज बायोमोलिक्यूल आर इन द मेटाबॉलिक फ्लक्स, और वो बायोमोलिक्यूल क्या करेंगे, मेटाबॉलिक फ्लक्स करेंगे, एंड केमिकली और फिजिकली प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली, यदि कोई केमिकली और फिजिकली प्रोसेस मूव करती है अचानक से, स्पॉन्टेनियस करती है, टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आ जाती है सारी की सारी चीजें, तो दीज स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, और स्टेडी स्टेट कैसा है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो वन शुड बी रिमेंबर द फिजिक्स दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, ये बात देखने की है कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, जबकि नॉन इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नॉन इक्विलिब्रियम फंक्शन करेगा वर्क के अंदर। यहां पे क्या लिखा गया, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, लिविंग प्रोसेस इज द कांस्टेंट एफर्ट प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, दीज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्या करेगा वो,
एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। Hence the living state and metabolism are synonyms. Without metabolism there cannot be living state. बिना मेटाबॉलिज्म के क्या करेंगे हम, जिंदा ही नहीं रह सकते, लिविंग स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, हम लिविंग स्टेट में कब रहेंगे, जब हम मेटाबॉलिज्म होंगे और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट के अंदर चलेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा एंजाइम, और वो करेंगे हम कल के लेक्चर में। ठीक है, एंजाइम एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा बायोमोलिक्यूल का। इससे पहले हमने, ये आज वाली हमारी 4th क्लास है बायोमोलिक्यूल को लेके। हमने इतना लंबा बायोमोलिक्यूल लिया है, तो हम आराम आराम से करेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे, साथ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है, अभी बचा है एंजाइम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।